बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स की। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड आपको पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट करवाई हुई है। इस स्कीम के रिलेटेड हम आपको लास्ट 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज के अंदर से, चाहे चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो थे ना, हमने आपको प्रोवाइड किए। इस सिलसिले में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दिए, प्लस उनका सिंपल वर्ड्स में सॉल्यूशन भी आप स्टूडेंट से शेयर किया है। तो स्टूडेंट्स, आप उन 4 चैप्टर के क्वेश्चंस को देखें इंशाल्लाह ताला। चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लाहौर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, फेडरल बोर्ड, गुजरात बोर्ड, गुजरात बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करें तो आपको वो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, और इस चैप्टर के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, शॉर्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन की। एक्सरसाइज के अंदर जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं वो कौन से आप इंपॉर्टेंट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। अब देखिएगा, हम पेज के ऊपर मूव ऑन कर गए। इस फर्स्ट पेज से हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे 5वें चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ, हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि फिजिक्स के अंदर अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो या आप पास भी होना चाहते हो तो कभी भी किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं छोड़ने आपने। यहाँ से ही पेपर बन के आता है। कैसे कैसे बन के आता है, हर वीडियो में मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन हम क्वेश्चन करेंगे 5.1। ये भी आपने कंप्लीट सारे नहीं एक्सरसाइज के करने, पहला करेंगे 5.1। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप अपने सामने बुक रखिए, मैं आपको क्वेश्चन बोलता जाता हूँ। आपने हर एक क्वेश्चन के आंसर की भी पिक लेते जाना है। क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेंजेंशियल वेलोसिटी का दूसरा नेम है लीनियर वेलोसिटी। तो जब हम ना डिस्प्लेसमेंट को टाइम के ऊपर डिवाइड करें तो हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। नंबर 1 आप इसमें ये लिखेंगे। नंबर 2 आप इसमें क्या लिखेंगे? दूसरी चीज़ इसमें इसका फ़ॉर्मूला लिखेंगे जो कि मैंने आपको लिख कर बता दिया है। नंबर 3 इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप लिखोगे इसकी एसआई यूनिट टेंजेंशियल वेलोसिटी का। नंबर 4 पे लिखोगे इसकी डायरेक्शन, कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। इंतहाई सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है। आई होप सो आपको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी आपने क्या चीज़ ब बतानी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने बताना है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जब हम ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ना डेल्टा टी यानी कि टाइम के ऊपर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के ऊपर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमें हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी में ऐसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी डेफिनेशन में फार्मूला देंगे, फार्मूले के बाद एसआई यूनिट देंगे और एसआई यूनिट के बाद आप डायरेक्शन देंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाए, आपने बिल्कुल कंप्लीट इसी पैटर्न को फॉलो करना है। आपको नंबर तब इसमें से पूरे बटा पूरे मिलेंगे, अदरवाइज आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स देखें, मैं आपको हर एक चीज, हर क्वेश्चन का आंसर वो बता रहा हूँ जो खुद में अप्लाई किया हुआ आंसर है, और आपको वही चीज़ एज़ अ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वरना मैं भी किसी भी की बुक से, किसी भी नोट से ना उठाकर कॉपी पेस्ट आपको दे सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन का आंसर। तो आपने इन्हीं चीज़ को फॉलो करना है। नंबर 2 सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 1 के ऊपर ही है। क्वेश्चन आपके आपसे क्या कहता है? कहता है डिफाइन, या इसको कह सकता है व्हाट इज़ मीन्ट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या मतलब है? व्हाई इट इज़ furnished on a object if the object follow the closed path। कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन बता दें। ये इतना सा भी क्वेश्चन आ सकता है, या आपको वो ये भी कह सकता है कि व्हाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज फर्निश्ड ऑन अ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जब लगती है और वो ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा हो क्लोज पाथ में, यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्लोज पाथ में, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूमता जा रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगे ना, तो कहता है क्या फर्निश होता है, मतलब उसके ऊपर क्या असरअंदाज होता है। तो ये क्वेश्चन हाफ इधर से भी आ सकता है, हाफ उधर से भी आ सकता है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, आंसर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2 के ऊपर देखते हैं। पेज नंबर 2 आपके पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन देखिए,
मैंने जो लिखा हुआ है वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ़ समझाता हूँ सेंट्रीपिटल फ़ोर्स किसे कहते हैं? जब एक बॉडी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में घूम रही हो ना मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रही हो और उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाएँ जो उस बॉडी को बिल्कुल सर्कल पाथ में घुमाना शुरू कर दे, याद रखिएगा ऐसी फ़ोर्स को ना सेंट्रीपिटल फ़ोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ना गाड़ी है, मैं गाड़ी को ना बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में लेके जा रहा हूँ। अचानक से मैंने क्या किया उसी गाड़ी के ऊपर एक फ़ोर्स अप्लाई की कि मैंने उसको ऐसे सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैं एक स्ट्रेट लाइन मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया। जिस फ़ोर्स से कन्वर्ट कर दिया, उस फ़ोर्स को कहेंगे सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। डन है? इसका फ़ॉर्मूला भी आप लिखेंगे। जो मैं चीज़ डेफ़िनिशन में लिखता हूँ ना, वही चीज़ आपने फ़ॉलो करनी है, चाहे वो उस डेफ़िनिशन के अंदर फ़ॉर्मूला है, चाहे एसआई यूनिट है, चाहे डायरेक्शन है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करने बैठ गया, तो ये काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाएगी, ठीक है? अब आपने क्या बताना था? व्हाई इट इज़ फर्निश्ड कि अगर हम किसी भी ऐसी बॉडी के ऊपर लगाएँ, सेंट्रीपिटल फ़ोर्स लगाएँ जो बॉडी क्लोज़ पाथ में मूव कर रही हो। मिसाल के तौर पर ना मेरे हाथ में एक धागा है, उस धागे के साथ ना कोई पत्थर बंधा हुआ है। वो मैं ऐसे-ऐसे उस पत्थर को ना सर्कल में घुमाई जा रहा हूँ। अचानक से क्या हुआ धागा टूट गया, रस्सी टूट गई और वो पत्थर किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसा ही है टूट कर रस्सी जब टूटेगी वो पत्थर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसी को कहते हैं कि अगर किसी भी क्लोज़्ड अगर एक बॉडी जो है अगर एक बॉडी जो है ऑब्जेक्ट जो है क्लोज़ पाथ में मूव कर रहा है। अचानक से उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फ़ोर्स अप्लाई होगी ना तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ये है इसका फर्निश व्हाई इट इज़ फर्निश का ये मतलब। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। कहता है व्हाट इज़ मीन्ट बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? और बताओ व्हाट इज़ एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। ये भी 2 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना? देखिए, अक्सर पेपर में क्या पूछा वो सिंपल कहता है डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या व्हाट इज़ मीन बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या व्हाट इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तीनों वर्ड्स में डेफिनिशन ही आपने लिखनी है, ठीक है? या सिंपल आपको दूसरे वर्ड्स में इस तरह कह देता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस वो मतलब आपको यहाँ से राइट हैंड साइड वाला उसने आधा क्वेश्चन उठा लिया, आपने सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है या ये सारा भी आ सकता है, ठीक है? डन हो गया? मैं साथ-साथ आपको बता रहा हूँ, चाहे आप पंजाब की किसी भी बोर्ड से बिलॉन्ग करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? अब देखिएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं? प्रोडक्ट जब हम किसी भी बॉडी के मास को मल्टीप्लाई करते हैं, उस बॉडी के डिस्टेंस का दुगना। मिसाल के तौर पर ना मेरे पास एक बॉडी है, उसने फासला तय किया, उसने डिस्टेंस तय किया 2 मीटर फिर डिस्टेंस तय किया उसने दुगना डिस्टेंस उसका मैंने ना 2 मीटर डिस्टेंस का ना मैंने स्केयर लिया, तो वो हो गया 4 मीटर, ठीक है? डबल ले लिया मैंने उस डिस्टेंस का। अब ना वो उस 4 मीटर को उस बॉडी के मास से, चाहे वो मास उसका 50 केजी है, चाहे 20 केजी है, उससे मल्टीप्लाई करो तो जो भी आपके पास आंसर आएगा ना उसको आप कहोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इन सिंपल वर्ड्स आपको मैंने बता दिया, ठीक है? आपने ये डेफिनिशन ऐसे ही लिखनी है। इसके बाद सिग्निफिकेंस है, यानी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये नेक्स्ट पेज नंबर 3 के ऊपर देखते हैं। अब पेज नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5.3 का ना जो रिमेनिंग आंसर था ना वो यहाँ पर है। हमने क्या बताना था सिग्निफिकेंस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की सिग्निफिकेंस क्या है? देखें, जैसे मास अपोज़िस करता है लीनियर एक्सेलरेशन को, यानी कि मास जो है ना वो लीनियर एक्सेलरेशन को अपोज़ करता है, ठीक है? इसी तरह जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो अपोज़ करता है किसको? एंगुलर एक्सेलरेशन को, ठीक है ना? अपोज़ करने का क्या मतलब है? आई होप सो स्टूडेंट्स ये आप जानते होंगे कि अपोज़ करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को मुख़ालफ़ सिमत में धकेलना, ठीक है? ऑपोज़िट डायरेक्शन में उसको शिफ्ट करना, धकेलना। अब 5.4 आप क्वेश्चन करोगे, 5.4 क्वेश्चन क्या है? 5.4 आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ट बाय एंगुलर मोमेंटम एंड व्हाट इज़ मीन्ट बाय लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 2 क्वेश्चन हैं, ये भी 2 इकट्ठे आ सकते हैं, अलग-अलग भी आ सकता है। अलग-अलग आएगा तो सिंपल कहेगा व्हाट इज़ मीन्ट बाय एंगुलर मोमेंटम या उधर से कह देगा आपको व्हाट इज़ मीन्ट बाय लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है स्टूडेंट्स? समझिएगा, जब आप ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ना मल्टीप्लाई कर देते हो, किसके साथ? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई कर दो एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, जो चीज़ आपके पास प्रोड्यूस होगी, उसको कहेंगे आप एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी डायरेक्शन भी अंदर अंदर लिखी हुई है, जो चीज़ इसकी मैंने डेफिनिशन में लिखी हुई है ना, हेडिंग दे के लिखी है, आपको सारा साफ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट जो आपने करना है वो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसकी डेफिनिशन देखनी है, तो वो पेज नंबर 4 के ऊपर है, तो हम पेज नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं।
पेज नंबर 4 और आपका 5.4 का रिमेनिंग जो आंसर है ना वो यहाँ पर अवेलेबल है। हमने क्या पीछे देखा था, हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसकी हमने ना डेफिनेशन देखनी है। तो देखिए, जब किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के अंदर, आइसोलेटेड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके अंदर बैरूनी तौर पर कोई भी फोर्स अंदर नहीं दाखिल हो सकती, जैसे जस्ट लाइक अ थर्मोस, ठीक है ना। तो अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर तमाम टार्क को जमा किया जाए और वो टार्क का सम जो है वो कांस्टेंट रहे, एक ही रहे आंस, तो याद रखिएगा ऐसे सिस्टम के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा उसे कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके अंदर जो भी फॉर्मूला है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है ना, आपने स्टूडेंट्स ऐसे ही इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन आपको सारा भी आ सकता है या आपको आधा आधा करके भी पूछ सकता है। आधा पूछे तो ऐसे कह सकता है डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, फिर आधा पूछे तो आपको ऐसे कर सकता है डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब क्वेश्चन 5.5 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये बहुत दफा पेपर में आया हुआ है, बहुत दफा पेपर में आया हुआ है। शो एल ओ, एल के नीचे ओ है, इज इक्वल टू एम वी आर। तो आप स्टूडेंट्स ने किस तरह करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको प्रूव करके देना है। शो का मतलब होता है प्रूव करके देना। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, एल, तो एल ओ का क्या फार्मूला होता है, एल ओ इक्वल टू होता है आर पी साइन थीटा। तो आपको पता है किसी भी सिस्टम के अंदर ना जो साइन थीटा होगा वो हमेशा 90 के एंगल प्रोड्यूस करेगा। तो थीटा अगर 90 हो ना, साइन थीटा अगर 90 हो, तो कैलकुलेटर से आप साइन 90 करें ना तो आपके पास 1 आता है। तो एल इज इक्वल टू आर पी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की जगह पुट किया 1, तो एल इज इक्वल टू आर पी। अब ये आ गया। अब पी किसके इक्वल होता है, आपको पता है पी जो होता है वो पी किसे कहते हैं, पी मोमेंटम को कहते हैं। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के। अब पी की जगह एम वी पुट किया तो आर को एम वी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर, यानी कि आर को हम एंड पे ले गए, एम वी को स्टार्ट पे ले आए। तो ये मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड मैंने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 5.5, चाहे आप लाहौर के किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं या चाहे आप लाहौर से, सरगोदा से, गुजरात से, गुजरांवाला से, जिस मर्जी बोर्ड से बिलोंग करें, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5.7। क्वेश्चन 5.7 क्या है, कहता है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। से नीचे दिए गए जो वेक्टर्स हैं ना उनकी डायरेक्शन बतानी है। नंबर 1 एंगुलर मोमेंटम, नंबर 2 एंगुलर वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर है, पेज नंबर 5 के ऊपर, तो वहां पर मूव ऑन करते हैं। पेज नंबर 5 आपका 5.7 का रिमेनिंग आंसर यहाँ पर है, यानी कि पूरा ही आंसर यहाँ पर है। पहले हमने क्या एक्सप्लेन करनी है, डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की, फिर हमने डायरेक्शन बतानी है एंगुलर वेलोसिटी की। तो पहले एंगुलर वेलोसिटी की बताते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस तरफ आपकी डायरेक्शन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली जो हम मेजर करते हैं। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी अगर हमने जाननी है ना तो उसकी भी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल के तहत जानेंगे। आपको पता है राइट हैंड रूल का कंप्लीट नेम राइट हैंड ग्रिप रूल भी होता है। अब राइट हैंड रूल क्या है, अब ये क्वेश्चन का आंसर अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस इतनी सी 2 स्टेटमेंट लिख के छोड़ देते हैं। नहीं, नीचे आपने राइट हैंड रूल भी लिखना है, ठीक है ना, जो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट हैंड रूल किसे कहते हैं, कि आप ना किसी भी ना बॉडी को पकड़ें, ग्राफ्स मतलब उसको जोर से पकड़ें, अपनी फिंगर को कर्ल कर लें, कर्ल करने के बाद उसको रोटेट करें इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, और थंब जिस तरफ को आपका जाएगा उस तरफ को क्या होगी, उस चाहे वो एंगुलर मोमेंटम है चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये है राइट हैंड रूल। ये क्वेश्चन आपको आ जाए, पहले आपने एंगुलर मोमेंटम लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, फिर चाहे वेलोसिटी लिख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी लिखें, फिर एंगुलर मोमेंटम लिखें, फिर नीचे आपने राइट हैंड रूल को भी लिखना है। और अगर आपको राइट हैंड रूल एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन राइट हैंड रूल या एक्सप्लेन राइट हैंड रूल, तो ये भी आप उसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5.9 स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 5.5 बताया था शो डैट वाला, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो पंजाब के। क्वेश्चन क्या है, कहता है जब आपका ना मड लगा हो, मड कहते हैं गारे को, किसी भी बाइसाइकिल, मैं आपको सवाल एक्सप्लेन करता हूँ ना, आप स्टेटमेंट तो आप भी पढ़ सकते हैं। कहता है जब किसी भी ना बाइक की ना टायर के ऊपर मड लगाओ, गारा लगाओ और बाइक चलती जाए, तो ये बताएं जो उसके ऊपर वो जो टायर के ऊपर जो गारा होता है वो उड़ जाता है ना, तो कहता है वो किस डायरेक्शन में जाता है, ये हमने एक्सप्लेन करना है। अब इसकी एक लाइन यहाँ पर आंसर है, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पेज नंबर 6 के ऊपर जाकर। अब पेज नंबर 6 और क्वेश्चन 5.9 का आंसर यहाँ पर है। उसने आपसे पूछा था कि जब एक बाइसाइकिल के टायर के ऊपर मड लगा होता है, गारा लगा होता है,
तो वो गारा जो है ना, जब बाइक चलती है तो वो गारा किस डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन करता है। तो वो जो गारा है ना, आपका जो मड लगा है, मड को गारा कहते हैं, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। तो जब बाइक चलती है तो वो गारा अलोंग द टेंजेंट की तरफ मूव ऑन कर जाता है। रीजन, वजह क्या है? टेंजेंट कहते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना। फर्ज करें मेरी बाइक है, मेरी बाइक के टायर के ऊपर गारा लगा हुआ है। जब मैं बाइक को चलाऊंगा, स्पीड से चलाऊंगा या आहिस्ता से चलाऊंगा, आहिस्ता से मैं स्पीड की तरफ मूव ऑन करूंगा, उसकी स्पीड बढ़ाऊंगा, तो जो वो गारा है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। रीजन क्या है? आपने रीजन भी देनी है, मैंने रीजन दी हुई है। क्यों? कहता है जब ना बाइक चलती है ना स्लोली स्लोली, तब ना गारा ना टायर के साथ स्टिक होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एडहेसिव फोर्स जो है ना वो बड़ी वीक होती है। और जैसे ही बाइक स्पीड से मूव ऑन करना शुरू हो जाती है, टायर बड़ी तेजी से घूमता है, और जैसे ही टायर तेजी से घूमता है तो ये एडहेसिव जो फोर्स है ना वो वीक हो जाती है, और गारा किसी भी डायरेक्शन में, मड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ये एडहेसिव फोर्स क्या है? ये वो फोर्स है जो गारे को और टायर को आपस में जोड़े रखती है। तो ये क्वेश्चन 5.9 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है, आपने इनको कभी भी स्किप नहीं करना, जो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कह रहा हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.10 विच इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5.9 की तरह। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं आपसे ना एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेटमेंट क्या कहता है? एक आपके पास होप है, एक आपके पास डिस्क है। इंक्लाइंड प्लेन से वो दोनों, उनको इकट्ठा हम नीचे छोड़ते हैं, तो बताएं सबसे पहले कौन नीचे जाएगा, यानी कि किसकी स्पीड ज्यादा है। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन होता है ढलवान सतह, जो ऊपर से ऊंची और जैसे नीचे आता है ना बॉडी, वो मतलब छोटी होती है, ठीक है। अब समझिएगा, होप किसे कहते हैं? होप कहते हैं वो चीज जो बिल्कुल खोखली हो। खोखली मीन्स जैसे आपके पास रिंग नहीं होती, रिंग, रिंग के अंदर कुछ नहीं होती, अंदरूनी साइड बिल्कुल उसकी खाली होती है। और डिस्क किसे कहते हैं आपको पता ही है, डिस्क। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा छोड़ा, ऊपर से ढलवान से इकट्ठा छोड़ा इंक्लाइंड प्लेन से, तो कौन सी नीचे जाएगी? पहले ऑफ कोर्स डिस्क जाएगी नीचे, क्योंकि वो भारी है। नंबर वन रीजन तो ये है ना, जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया, आपने इसको समझना है बस। अब रीजन क्या है जो बुक वाले, जो आपने पेपर में देनी है? मैं आपको जनरल रीजन ये बता रहा हूँ कि डिस्क चूंकि भारी है ना अंदर से, तो वो जल्दी नीचे जाएगी, वो ज्यादा स्पीड से नीचे जाएगी। रिंग जो है वो अंदर से बिल्कुल खोखली होती है, खाली होती है, वो नीचे जल्दी स्पीड से नहीं जाएगी। लेकिन ये रीजन आपके समझने के लिए आपने रीजन क्या देनी है? आपने रीजन ये देनी है कि स्टूडेंट्स, जो होता है ना हमारे पास होप, उसका फार्मूला ये होता है अंडर रूट जी एच। और जो होता है ना डिस्क, वो 4/3, 4/3 गुना ज्यादा भारी होती है किससे? होप से। तो जब हम इसको फार्मूले में अप्लाई करते हैं ना, तो इसका जो रिमेनिंग आंसर है ना, वो थोड़ा-सा आपका पेज नंबर 7 के ऊपर है। मैं आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप होप की बजाय डिस्क के फार्मूले में अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो जवाब आता है ना, वो जवाब आता है 1.15, यानी कि होप से जो डिस्क है ना, वो 1.15 गुना ज़्यादा भारी है। इस वजह से ना वो ज़्यादा फास्टर नीचे की तरफ आती है। तो इसका जो रिमेनिंग थोड़ा-सा आंसर है ना, ये 1.15 वाला, वो पेज नंबर 7 के ऊपर है। वहाँ पर मैं मूव ऑन करता हूँ। आपको वहाँ से देख लीजिएगा आंसर, वहाँ से उसकी पिक ले लीजिएगा। आपने ऐसे ही इसको लिखना है, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको स्किप नहीं करना। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 7 पर जाकर। पेज नंबर 7 है स्टूडेंट्स। मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना 5.10, उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिमेनिंग थोड़ा सा आंसर यहाँ पर है, आपने इसको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5.11 एंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। पीछे मैंने जो भी आपको 3 क्वेश्चन कहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5.5, 5.9, 5.10, और ये 4th नंबर क्वेश्चन है, जो कि ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपको स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको जस्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। कहता है एक डाइवर है, एक गोताखोर है, वो पूल में डाइव मारता है। तो डाइव मारते वक्त वो अपनी अपने बॉडी को, मतलब उस बॉडी की करवटों को क्यों बार बार, मतलब साइड्स को क्यों बार बार चेंज करता है? कभी वो राइट हैंड साइड की तरफ होता है, कभी वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। क्यों? वजह क्या है? स्टूडेंट्स आपको बात बताऊं, आंस देखिएगा, ये मैंने 2 किस्म के आंस लिखे हैं। एक थोड़ा लेंथी आंस लिखा है, एक थोड़ा छोटा आंस लिखा है। इस पेज के ऊपर आपको लेंथी आंस मिलेगा। कहता है जब ना एक डाइवर ना पूल के अंदर ना छलांग लगाता है, डाइव करता है, तो वो अपनी बॉडी को इस वजह से तब्दील करता है ताकि वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट ले सके। उसका मतलब होता है कि वो एक्स्ट्रा अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सके। अक्सर आपने देखा भी होगा कि ये कंपटीशन भी होता है।
अब क्यों, रीजन क्यों, दो किस्म की रीजन है क्यों वो इस तरह के काम करता है अपनी स्पीड को चेंज करने के लिए। क्योंकि अगर उसने ना मूवमेंट ऑफ अनर्शिया को डिक्रीज करना चाहता है अपनी बॉडी का, और दूसरा वो अपनी बॉडी के अंदर ना जो एंगुलर मोमेंटम है ना उसको कंजर्व रखना चाहता है, सेम रखना चाहता है टोटल एंगुलर मोमेंटम को, यानी कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करना चाहता है। तो इस मकसद के लिए ना वो क्या करेगा, वो बार बार कभी राइट हैंड साइड की तरफ पलटेगा, कभी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पलटेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात? तो ये बिल्कुल सेम रीजन आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। अक्सर टीचर्स आपके क्या करते हैं, बहुत लेंथी सा इसका आंसर देते हैं, इसका आंसर इतना लेंथी नहीं है। अब इस पेज के ऊपर आपको ये आंसर मिला, एंड पे आप देख भी रहे हैं कि वो जैसे जैसे चलता जाएगा आपने डिक्रीज करता जाएगा मोमेंट ऑफ एनर्जिया को, और फिर उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये एक आंसर है, और दूसरा आंसर इसका पेज नंबर 8 के ऊपर मौजूद है, वो छोटा है, दोनों में से आप जो मर्जी कर लीजिएगा। अब देखिएगा रिमेनिंग जो इसका आंसर है, चाहे आप ये वाला आंसर कर लें, पेज नंबर 8 के ऊपर आपको मौजूद है। स्टूडेंट्स ये आंसर क्या आपसे कहता है, मैं थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आंसर आपसे ये कह रहा है कि अगर जब एक डाइवर पूल में डाइव करने जाता है ना, तो जब पहले ऊपर वो खड़ा होता है ना, तो अपनी लेग्स को वो क्या करता है, ओपन करता है। वहां पे उसका रेडियस जो होता है ना लेग्स का, वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन ना वो तब ही पूल के अंदर ज्यादा स्पीड से मूव करेगा जब वो अपनी टांगों का रेडियस डिक्रीज करेगा। और उस मकसद के लिए ना, रेडियस को डिक्रीज करने के लिए उसको दो काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, उसको टोटल एंगुलर मोमेंटम अपना 1 रखना पड़ेगा, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा। दूसरा, उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपना डिक्रीज रखना पड़ेगा। तो यही रीजन इसमें बताई हुई है, ऐसे ही इसको एक्सप्लेन किया हुआ। नीचे जो फार्मूला है, फार्मूला आपसे यही कहता है कि जैसे ही वो डाइव करता है पूल के अंदर, अपनी टांगों को वो स्ट्रेच कर लेता है, यानी कि क्लोज कर देता है, और क्लोज करते वक्त वो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के समरसॉल्ट लेता है, डाइवें लगाता है अंदर, और अपनी बॉडी की पोजीशन को राइट और लेफ्ट करता है, क्योंकि वो वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेम रखना चाह रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज करना चाह रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, छोटे वाला। आपका लेंथ ही है, वो याद अगर है आपको तो वो लिख लीजिएगा, वरना जो स्टूडेंट्स जिनको इन क्वेश्चन का आंसर नहीं इस क्वेश्चन का याद होता, तो वो ये छोटे वाला याद कीजिएगा। तो ये थे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पंजाब के किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपने कभी भी स्किप नहीं करना। ये थे चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, प्लस उनका सोल्यूशन भी आप स्टूडेंट से शेयर किया है। आई होप सो ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।